नमस्कार। महात्मा गांधी जी के ऊपर मैंने पहले 2 वीडियो में उनके बारे में विस्तार से चर्चा की है। उनके व्यक्तित्व, उनकी जो असहयोग की तकनीकें हैं, उनकी जो आंदोलन की तकनीकें थी जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किए, उनके सत्याग्रह के बारे में हम सत्य, अहिंसा सबके विषय में हमने पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। अब इस जो वीडियो है हम इसमें गांधी जी की भारत वापसी और उनके द्वारा भारत में जो प्रारंभिक आंदोलन किए गए हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास। सबसे पहले हम गांधी जी के चंपारण आंदोलन के बारे में जो 1917 में शुरू किया गया था उसके बारे में जानेंगे। गांधी जी की भारत वापसी जनवरी 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे और दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था। न केवल शिक्षित भारतीय अपितु जन सामान्य भी गांधी जी के बारे में भली भांति परिचित हो चुका था। गांधी जी ने निर्णय किया कि वे अगले 1 वर्ष तक समूचे देश का भ्रमण करेंगे तथा जन सामान्य की जो स्थिति है उसका स्वयं अवलोकन करेंगे। उन्होंने ये भी निर्णय किया कि फिलहाल वह किसी राजनीतिक मुद्दे पर कोई सार्वजनिक कदम नहीं उठाएंगे। भारत की तत्कालीन सभी जो राजनीतिक विचारधाराओं से गांधी असहमत थे। नरमपंथी राजनीति से उनकी आस्था पहले ही खत्म हो चुकी थी तथा वे होम रूल आंदोलन की इस रणनीति के भी खिलाफ थे कि अंग्रेजों पे कोई भी मुसीबत उनके लिए एक अवसर होगा। यद्यपि होम रूल आंदोलन इस समय काफ़ी लोकप्रिय था किंतु इसके सिद्धांत गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। उनका मानना था कि ऐसे समय में जबकि ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में उलझा हुआ है, होम रूल आंदोलन को जारी रखना अनुचित है। उन्होंने तर्क दिया कि इन परिस्थितियों में राष्ट्रवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है अहिंसक सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले 1917 और 1918 के प्रारंभ में गांधी जी के 3 संघर्षों चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया। ये तीनों ही आंदोलन स्थानीय आर्थिक मांगों से संबद्ध थे। इनमें अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था तथा चंपारण और खेड़ा आंदोलन थे। तो इन्हीं तीनों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चंपारण आंदोलन। चंपारण का मामला काफ़ी पुराना था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो गोरे बागान मालिक थे वो उन्होंने किसानों से एक अनुबंध कर लिया था जिसके अंतर्गत किसानों को उनकी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी, अनिवार्य थी। और इस पद्धति को 3 कटिया पद्धति कहा जाता था। 3 कटिया पद्धति यानी भूमि के 3/20वें हिस्से में ये जो नील की खेती थी वो अनिवार्य होती थी। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों डाई का विकास हो गया था जिससे नील को बाजार में खदेड़ दिया गया और इसके कारण चंपारण के जो मालिक थे, बागान मालिक थे, नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा चाहते थे किंतु परिस्थितियों को देखकर गोरे बागान मालिक किसानों की जो विवशता थी उसका फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने दूसरी फसलों की खेती करने के लिए किसानों को अनुबंध से मुक्त करने की एवज में लगान व अन्य करों की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने द्वारा तय की गई दरों पर किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए भी बाध्य किया। चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। फलतः गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक तथा जेबी कृपलानी के सहयोग से मामले की जांच करने वो चंपारण पहुंचे। गांधी जी के चंपारण पहुंचते ही अधिकारियों ने उन्हें तुरंत चंपारण से चले जाने का आदेश दिया किंतु गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया तथा किसी भी प्रकार के दंड को भुगतने का फैसला किया। सरकार के इस अनुचित आदेश के विरुद्ध गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का यह मार्ग चुनना विरोध का सर्वोत्तम तरीका था।
गांधी जी की दृढ़ता के सम्मुख सरकार विवश हो गई, अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेने तथा गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने की छूट देने का निश्चय किया। इस बीच सरकार ने सारे मामले की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया तथा गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया। गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल रहे कि जो 3 कटिया पद्धति है उसे समाप्त कराना चाहिए और ये बहुत किसानों के लिए बहुत असहनीय कर था। उन्होंने आयोग को यह भी समझाया कि किसानों से पैसा अवैध रूप से वसूला जा रहा है, इसके लिए किसानों को हर्जाना दिया जाना चाहिए और बाद में एक ऐसे समझौते के पश्चात जो गोरे मालिक थे अवैध वसूली का जो 25% जो हिस्सा था वो किसानों को लौटाने पे राजी हो गए और इसके 1 दशक के भीतर ही बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया। इस प्रकार गांधी जी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रथम युद्ध था वह सफलतापूर्वक जीत लिया। चंपारण सत्याग्रह से संबंध अन्य लोकप्रिय नेताओं में अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद और शंभू वरण वर्मा शामिल थे। जो दूसरा प्रमुख आंदोलन है वो खेड़ा सत्याग्रह है 1918। आज हम खेड़ा सत्याग्रह के विषय में दूसरा ये जो पॉइंट है खेड़ा सत्याग्रह, ये प्रथम असहयोग गांधी जी द्वारा वर्ष 1918 के भीषण दुर्भिक्ष के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में जो फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। फिर भी सरकार ने किसानों से मालगुजारी वसूल करने की प्रक्रिया जारी रखी। राजस्व संहिता के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से भी कम होता था, अगर 1/4 से कम होता था तो किसानों का राजस्व पूरी तरह से माफ कर दिया जाता था, लेकिन सरकार ने किसानों का राजस्व माफ करने से मना कर दिया। गुजरात सभा जिसमें किसान शामिल थे, उन्होंने 1919 के राजस्व वर्ष के मूल्यांकन को लागू न करने की प्रार्थना के लिए प्रांत के सर्वोच्च शासकीय प्राधिकारियों के सम्मुख याचिका रखी। सरकार कठोर बनी रही और कहा कि यदि करों का भुगतान न किया गया तो किसानों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। फलस्वरूप गांधी जी ने किसानों को राजस्व अदा न करने तथा सरकार के दमनकारी कानून के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा दी। खेड़ा जिले के युवा अभिवक्ता वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक तथा कई अन्य युवाओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा के गांवों का दौरा प्रारंभ किया। उन्होंने किसानों को लगान न अदा करने की शपथ दिलाई। गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार गरीब किसानों का लगान माफ कर दे तो लगान देने में सक्षम किसान स्वेच्छा से अपना लगान अदा कर देंगे। दूसरी ओर सरकार ने लगान वसूलने के लिए दमन का सहारा लिया। कई स्थानों पर किसानों की संपत्ति कुर्क कर ली गई तथा उनके मवेशियों को जब्त कर लिया गया। अंततः सरकार ने किसानों के साथ एक समझौता किया। उसने 1 वर्ष के लिए कर माफ कर दिया और आगामी वर्षों में करों की दर में कमी की तथा किसानों की जो जब्त संपत्ति को उन्होंने लौटा दिया। खेड़ा आंदोलन ने किसानों के बीच एक नवीन जागरूकता का संचार किया। किसान जागरूक हुए कि जब तक उनका देश संपूर्ण आज़ादी प्राप्त नहीं कर लेता वे अन्याय और शोषण से मुक्त नहीं होंगे। तो जो खेड़ा और चंपारण थे वो किसान के इस गुस्से और निडर भाव को देखते हुए सरकार उनके सामने झुक गई और इस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के संपर्क में आए और कालांतर में उनके जो पटेल थे वो गांधी जी के पक्के अनुयायी बन गए। चंपारण और खेड़ा आंदोलन का महत्व, ये दोनों आंदोलन पूर्व के आंदोलनों की तुलना में बहुत शांत तरीके से संपन्न किए गए थे। किसानों ने सत्याग्रह कर सरकार को विवश कर दिया था कि उनकी दशा में सुधार लाए। दोनों आंदोलनों में किसानों की जीत हुई थी। इन आंदोलनों से किसानों के साथ पूरे भारतवर्ष में उत्साह का संचार हुआ और आत्मविश्वास की भावना जगी। 1919 के बाद किसानों ने अधिक संगठित रूप से आंदोलन हुए और किसान सभा नामक शक्तिशाली जो किसान संगठन की स्थापना हुई। अगला जो हमारा विषय है अहमदाबाद मिल मजदूर 1918।
और इसको समझने के लिए कि ये आंदोलन क्या हुआ, किसने इसका नेतृत्व किया, तो जो इसके नेतृत्व करता थे, अगर उनके विषय की बात करें तो अनुसुईया बेन और साराभाई और महात्मा गांधी इसके नेतृत्व करता थे। ये किसके विरुद्ध था? तो ये जो आंदोलन था वो मिल मालिक के विरुद्ध था। विद्रोह का कारण फ्लैग बोनस को वापस लेना और उनकी वेतन वृद्धि को, और इसके परिणामों पे हम इस पे चर्चा करेंगे। वर्ष 1918 तक गुजरात एक प्रमुख व्यापारी क्षेत्र के रूप में विकसित हो गया था। यहाँ पर मुख्यतः कपास, कपड़ा मिलें एवं अन्य उद्योग प्रमुखता से स्थापित हो चुके थे। यहीं पर अहमदाबाद में मिल मालिकों और एवं मिल मजदूरों के मध्य विवाद को अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के रूप में जाना जाता है। अनुसुईया बेन साराभाई ने आंदोलन के समाप्त होने तक गांधी जी का सहयोग दिया और उनके बाद भी कई स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका निभाई। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को समाप्त करने हेतु मिल मालिकों द्वारा 20% वेतन वृद्धि की पेशकश की गई, परंतु मजदूर 50% वेतन की मांग पर अड़े रहे और वेतन में बढ़ोतरी को मांग को अस्वीकार करने पर गांधी जी मजदूरों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए। यह हड़ताल 21 दिनों तक चली और अंत में मामले की गंभीरता को देखते हुए मालिकों ने न्यायाधिकरण में जाने का फैसला किया। न्यायाधिकरण में गांधी जी के सुझाव पर मजदूरों के वेतन में 35% की मांग को स्वीकार कर लिया गया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की प्रमुख वजह क्या थी? इस आंदोलन का प्रमुख जो कारण था, मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच में प्लेग बोनस विवाद था। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल जाने के कारण मिल मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया था, जिसे रोकने हेतु मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को प्रति माह प्लेग जो बोनस था उसे देना स्वीकार किया था और इस बीमारी के प्रकोप में कुछ कमी आने पर मिल मालिकों द्वारा दिए गए इस बोनस को बंद कर दिया गया। मिल मजदूर प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद बढ़ी हुई जो महंगाई थी उसके कारण इसे वापस न लेने और मासिक वेतन में ही इसे जोड़ने की मांग करने लगे। यह मांग अस्वीकार होने पर मजदूर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन में बैठ गए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की सफलता के क्या परिणाम हुए? अगर इनकी सफलता की बात करें तो गांधी जी का यह पहला सफल आमरण अनशन आंदोलन था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी द्वारा किया गया पहला आमरण अनशन आहार त्याग उपवास आंदोलन था, जो कि सफल रहा। 1918 में ही गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। भारतीय सफलता आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो गांधी जी द्वारा दिया गया था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया गया। इसके अंतर्गत पूंजीपतियों, मिल मालिकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने अंतर्गत कार्य करने वाले मजदूरों, कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखें। इस प्रकार इन तीनों ही आंदोलनों में एक तरह से गांधी जी की विजय हुई। चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा आंदोलन ने गांधी जी को संघर्ष के गांधीवादी तरीके सत्याग्रह आजमाने का अवसर दिया। सत्याग्रह भारत में पहली बार इसका उपयोग हुआ। गांधी जी को देश की जनता के करीब आने तथा उनकी समस्याओं को समझने का अवसर मिला। गांधी जी जनता की ताकत तथा कमजोरियों से परिचित हुए तथा उन्हें अपनी रणनीति का मूल्यांकन करने का अवसर मिला। इन आंदोलनों में गांधी जी को समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषतया युवा पीढ़ी का भरपूर समर्थन मिला तथा भारतीयों के मध्य उनकी विशिष्ट पहचान कायम हो गई। आगे की जो वीडियो है हम उसमें रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।